कहानी की शुरुआत में ही एक दादाजी उम्र का आदमी को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है। एंड उसके बगल में एक और इंसान खड़ा होता है जो कि हमारा इस कहानी का एमसी होने वाला है। एमसी का मतलब नहीं समझे ना, मेन कैरेक्टर। तो अब बताऊं तो ये बंदा जो उसके सामने मरा है, हमारे एमसी के सामने, वो उसका दादाजी है। एंड जब वो अपने दादाजी को मरा हुआ देखता है, उसके मन में एक ख्याल आता है। एंड वो बोलता है, मेरे दादाजी मर गए, उन्हें किसी ने दो टुकड़ों में काट दिया। मुझे पता नहीं वो कैसे मरे, लेकिन मेरे आंखों से एक कतरा तक आंसू नहीं बहा। ये सब देखने के बाद इवन मैं तो दुखी नहीं था, ये जानते हुए कि वो मेरे फैमिली के आखिरी एक मेंबर थे जो मेरे पास थे। अब मैं सोचता हूँ, आखिर मैं किस टाइप का इंसान हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें हमारा एमसी के पास्ट मेमोरीज में से एक मेमोरीज दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने हाथ में कुछ हब्स को लेकर अपने दादाजी के पास जा रहा होता है एंड बोलता है, दादाजी ये देखिए मेरे पास इटरनल सेपरेशन हब है। एंड हमारा एमसी को इतना खुश देखते हुए उसके दादाजी भी उसे बोलते हैं, ओह तो तुम वापस आ गए, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड इसी के बाद हमारा एमसी अगेन बोलता है, जैसा कि आपने मुझे बताया था ये हब्स वैली के ईस्ट वाले साइड में मुझे मिल जाएंगे, तो मैं वहीं पर ढूंढ रहा था एंड मुझे हब्स मिल भी गए। एंड एमसी के दादाजी भी उसके हब्स को देखते हुए बोलते हैं, ओह ये हब्स काफ़ी बड़े हैं, मुझे लगता है कि इसका हमें कम से कम 5 अंक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन तभी हमारा एमसी अगेन अपने दादाजी से बोलता है, जब मैं वहाँ पर हब्स ढूंढ रहा था मुझे मेरे बगल में एक फॉक्स का गुफा दिखाई दिया, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर सिर्फ फॉक्स के बच्चे थे, मदर फॉक्स कहीं पर गई हुई थी। ये सब सुनने के बाद एमसी के दादाजी थोड़ा सीरियस होते हुए एमसी से पूछते हैं, तो क्या तुमने उन्हें मार दिया? एंड ऐसा अजीब सवाल सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, आखिर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? सोचिए ज़रा, मदर फॉक्स कितना ज़्यादा दुख होती जब वो अपने घर लौटती एंड देखती कि उसके बच्चे सारे मरे पड़े हैं, तो उसको कितना ज़्यादा दुख पहुंचता। एंड हमारे एमसी का इतना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग देखते हुए वो अपना दादाजी भी बोलते हैं, तुम सही हो, काफ़ी अच्छे, तो मुझे एक काम ख़त्म करने दो एंड देन हम डिनर करेंगे। इसके बाद हमारा एमसी भी ठीक है दादाजी बोलते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसके दादाजी फिर से उससे बोलते हैं, जियो क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? एंड हमारा एमसी भी वादे के लिए तैयार हो जाता है। एंड एमसी के दादाजी उससे फिर से बोलते हैं, तुम्हारा ट्रू नेचर अभी तक तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, तुम्हें कभी भी अपना ट्रू नेचर किसी और के सामने रिवील नहीं करना है, कभी भी नहीं। इसी के साथ सीन फिट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने दादाजी ने जो वादा दिया था, ठीक है, उसको उसके बारे में बताता है, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका दिया हुआ उस वादे को निभाने का भी काबिल हूँ। ये सब बोलते हुए हमारा एमसी अपने फेस में टेबली से स्माइल लेकर आता है एंड सामने पड़ा हुआ एक साइड को उठाते हुए कहीं पर चिल्लाते हुए जाने लगता है कि तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जोरंग विलेज का सीन दिखाया जाता है। एंड हमारे एमसी ने साइड उठाने के बाद क्या क्या किया वो जानने के लिए वीडियो में बने रहो एंड राइटर हमें कुछ देर में बता ही देगा, तो मैं भी बता दूंगा। फिलहाल छोड़ो ये सब। हाँ लेकिन एक बात समझ लेना कि हमारा एमसी जो है अपने दादाजी के साथ माउंटेन्स में रहता था। एंड ये जो जोरंग विलेज है ये एक विलेज है, ठीक है, नाम में ही विलेज है तो विलेज ही होगा, ठीक है। तो हमें जोरंग विलेज का सड़क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को एक वैगन में बिठाकर कुछ गार्ड्स ले जा रहे होते हैं कि तभी वहीं पर आसपास विलेजर्स पे होते हैं। उन विलेजर्स में से तभी बोलता है एक, आखिर उस बंदे को एक अलग से वैगन में क्यों रखा गया है? एंड ये जो बोल रहा होता है ये अलग सा वैगन, इसमें और कोई नहीं हमारा एमसी को ही बिठाया गया होता है। एंड ये सब कारनामा ऊपर रेस्टोरेंट से एक बंदा देख ही रहा होता है कि वो बोलता है उसका, ठीक है, हमारे एमसी को देखने के बाद वो बंदा बोलता है, वो काफ़ी यंग है, मुझे लगता है ये बंदा एंड यंग मास्टर बराबर के एज के होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक और न्यू बंदे का एंट्री होता है एंड वो बोलता है, अब ये मत बोलना कि तुम उसके यंग एज के कारण से उससे धोखा खा गए। वो बंदा जिसे तुम यंग बोल रहे हो वो वहाँ पर बाकी बिजनेस से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। एंड वो पहला वाला बंदा भी अगेन बोलता है, हाँ ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसे क्यों अलग से एक वैगन में रखा गया है, तो यही था मजा गया। इसके बाद वो दूसरा बंदा उस पहले बंदे के सामने बैठते हुए अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है एंड बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट इस बारे में समझोगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होगे जब उसके किस्से कारनामे के बारे में सुनोगे। उसने एक सिंगल साइड की मदद से काफ़ी सारे अनगिनत इंसानों को मार दिया, इसलिए लोग उसे बुलाते हैं साइड डीमन। एंड इतना सब बोलने के बाद वो दूसरा बंदा अगेन बोलता है, हाँ फिलहाल छोड़ो ये सब बातें, अभी के लिए बताओ इस टाइम तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है?
एंड वो पहला इंसान भी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, एक ऐसा किसी को ढूंढो जो काफ़ी यंग हो एंड उसको हटाने लायक भी हो। एंड ये सब ऊपर बातें चल ही रहा होता है कि हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी के सर में कोई विलेजर्स आके एक पत्थर मार देता है एंड उसे कुछ गालियाँ भी बकता है, जैसा कि तुम गंदी नाली के कीड़े चाहो जाओ के हेल में सड़ो। एंड ये सब बातें ऊपर से वो बंदा भी देख रहा होता है काफ़ी हैरानी से। एंड हमारे एमसी के सर से खून भी बह रहा होता है कि तभी हमारे एमसी अपना फेस अचानक से रिवील करता है। देखो रिवील तो पहले ही किया था, लेकिन वो ऊपर जो बंदा बैठा है उसका सामना पहली बार हुआ ना उसके फेस से, तो वो अपना फेस दिखाता है, जिसकी वजह से वो पहला बंदा जो ऊपर बैठा है जिसको यंग वाला बंदा चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, अपने चेयर से खड़ा हो जाता है एंड उस दूसरे बंदे से बोलता है, मैंने जो भी रिक्वेस्ट किया था उसके बारे में बोल जाना। एंड उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो पहला बंदा उसका नाम लेते हुए उसे कुछ बोलता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम बताया गया है सरगम। एंड वो पहला बंदा दूसरा बंदा बोलता है कि सरगम, मैं कोई चूतिया नहीं जो कोई भी आगे मुझे यहाँ पर बुलाएगा एंड ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन वो सरगम बिना किसी भाव दिए वहाँ से निकल जाता है एंड बाहर की साइड आके अपने हमारे एमसी को देखता है एंड बोलता है, सोचता है मन में, ठीक है मुझे वो मिल गया, एक परफेक्ट इंसान। अब इस परफेक्ट इंसान का मतलब क्या है वो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें हमारा जुरैंग विलेज का इनर कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स अपने काम कर रहे होते हैं। मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, गार्ड्स है तो गार्ड्स का काम ही करेंगे ना। एंड हमें हमारा एमसी का सेल दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर साइड तो गार्ड्स उसे गार्ड कर रहे होते हैं एंड अंदर साइड हमारा एमसी बैठ के सोच रहा होता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, वो इंसान मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। इसी के साथ हमें हमारे एमसी का अगेन पास्ट मेमोरीज में से एक मेमोरीज दिखाया जाता है। देखो मैं पास्ट का सीन भी बोल सकता था, लेकिन मेमोरीज में बोलने में थोड़ा सा हटके होता है तो मैंने बोला। तो वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि कोई हमारे सीक्रेट्स को अनकवर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा जिसे मार्शल आर्ट तक नहीं आती वो हमारे सीक्रेट्स को अनकवर करने का ट्राई कर रहा है। एंड ये बोलते हुए वो बंदा हमारे एमसी को गर्दन से पकड़ के हवा में झुला रहा होता है। ठीक है, एंड उसे देखने के बाद हमारे एमसी के मन में एक ख्याल आता है एंड वो सोचता है, ए एक मॉन्स्टर है, मैं तो बस अपने दादाजी के एनिमी को ढूंढने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये इंसान किसी और इंसान से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसने मुझे मेरा उंगली उठाने से पहले ही इसने मुझे पकड़ लिया। इवन मुझे एक और चांस मिले इसे हराने के लिए। मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट कोई फ़र्क होने वाला है। नो मैटर मैं इसके बारे में कितना ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी हरा पाऊँगा या मार पाऊँगा। आखिर हराएगा भी कैसे? एक छोटा सा बच्चा जिसे मार्शल आर्ट तक नहीं आती, वो कैसे हरा सकता है? एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हमें हमारा एमसी का कासल का सीन, आई मीन जेल का सीन दिखाया जाता है, प्रेजेंट सीन, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है, मार्शल आर्ट, अगर क्या मैं इस मार्शल आर्ट को सीख लूँ तो क्या मैं उसको हराने का काबिल बन पाऊँगा? क्या मुझे एक और चांस, कभी मुझे एक और चांस मिलेगा उसे हराने के लिए, एक सेकेंड चांस? एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके कमरे में एक स्मोक सा कुछ आने लगता है, धुआं, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी भी शॉक होता है, क्योंकि ए स्मोक का सेंट जो होता है हमारे एमसी को कुछ सिमिलर सा फील होता है। एंड वो सोचता है, मैं अपने दादाजी के साथ कई सालों से रह रहा हूँ, मैंने उनके साथ काफ़ी सारे हर्ब्स को इकट्ठा किया, उनको स्मेल किया, उनको टेस्ट किया, एंड इसी वजह से मुझे पता है आखिर ये क्या है। एंड वो कुछ हर्ब्स का नाम लेता है, ठीक है, कुछ लिजर्ड्स क्या क्या पता नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम ठीक है समझ लो कि ये हर्ब्स का नाम लेता है एंड फाइनली एक नाम लेता है। इन सबको बनाने के बाद बनता है स्लीपिंग गैस, मतलब अब सुला देने वाला बेहोशी के गैस, जिसकी वजह से हमारा एमसी के साथ साथ बाहर भी कुछ गार्ड्स थे वो भी अनकॉन्शियस होने लगते हैं। एंड हमारा एमसी फाइनली जब अनकॉन्शियस होता है उसके कमरे का बाहर का दरवाज़ा कोई खोलता है एंड अंदर की तरफ एंट्री लेता है कोई बंदा। एंड देन वो बंदा अंदर आने के बाद हमारे एमसी की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है ताकि उसका जो चेन, हमारे एमसी को जिसने भी चेन से बांधा होता है उसको खोल सके, ठीक है, चेन को खोल सके, सिंपली यही समझो। लेकिन हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी अपने कॉन्शियसनेस में होता है, क्योंकि मतलब अनकॉन्शियस हुआ नहीं होता है एंड उसने अपना जंजीर भी खोल चुका होता है। एंड उसे देखने के बाद वो बंदा थोड़ा सा तो शॉक होता है, लेकिन तभी हमारा एमसी उसे एक डेडली साइड लुक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है। एंड इसके बाद हमारा एमसी उस बंदे के जो अंदर घुसा है उस बंदे के पेट में कोटना दे मारता है एंड वो वहाँ से
भागने लगता है एंड सोचता है मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अभी ये मेरा चांस है यहाँ से बाहर निकलने का। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था कि ओ पॉइजन स्लीपिंग गैस मेरे ऊपर काम नहीं किया। मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा एमसी जो है वो अपने दादाजी के साथ माउंटेन्स में हब्स के साथ रहता, हब्स में, ठीक है, खेलता था कूदता था। तो वो हमारा एमसी इसी वजह से कुछ पॉइज़न से, ठीक है, इम्यून है, ठीक है, कुछ पॉइज़न से, लेकिन ज़्यादा हार्ड पॉइज़न हुआ तो हमारा एमसी भी सह नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी इम्यूनिटी है इसके पास, लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड ये सब सोचते हुए हमारा एमसी आगे की तरफ भाग ही रहा होता है कि तभी वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाता, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि पीछे से आके वो बंदा हमारे एमसी के कुछ ऑक्यूपेंट्स को दबा देता है, जिसकी वजह से हमारा एमसी हिल भी तक नहीं पा रहा था। एंड बंदा बोलता है मैंने तुम्हारे ऑक्यूपेंट्स को दबा दिया, अब तुम हिल भी नहीं पाओगे। एंड ये सब देखने के बाद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि इससे पहले भी हमारा एमसी एक मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ चुका है। एंड वो सोचता है ए मेरे पीछे कब आ पहुँचा, क्या ये मार्शल आर्ट का पावर। एंड ये सब बोलने के बाद, ये सब सोचने के बाद ही वो जो सरगम है, ठीक है, ये मैं बता दो, ये बंदा जो है ये सरगम ही, ठीक है, वो पंच मार के हमारे एमसी को दीवार में पटक देता है। एंड हमारे एमसी अगेन सोचता है एक मार्शल आर्टिस्ट, नो वे, ये वो हो ही नहीं सकता, ये दिखने में उससे सेम टू सेम है, लेकिन ये वो बंदा नहीं है। उस बंदे के एक साइड में एक स्कार थी। एंड तभी बाहर से एक बंदे का एंट्री होता है जो बोलता है हेलो सरगम, क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड वो सरगम भी बोलता है माय लॉर्ड, मैंने आपसे बोला था कि आप बाहर ही रहिएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उसका यंग मास्टर उसका बात काटते हुए बीच में बोलता है मुझे हमेशा से चाहत थी कि मैं जेल के अंदर जाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी इसके अंदर नहीं आया। एंड मैं यहाँ पर आने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हूँ, क्योंकि इसका इस जगह का स्मेल बिल्कुल ही बुरा है। एंड बंदा अगेन बोलता है जो तुमने बंदा बताया था क्या वो वही है, तो ठीक है मेरे लिए एक चेयर लेकर आओ एंड इसका सर ऊपर करो ताकि मैं इसका सर देख सकूँ। एंड इसके बाद उसका सरगम भी उसका, ठीक है अब सरगम ही बोलूँगा मैं, सरगम भी उसके लिए चेयर लेके आता है एंड जाके हमारे एमसी का सर ऊपर करता है। एंड देन वो बंदा यंग मास्टर अगेन बोलता है हाँ ये काफ़ी सही है, तुमने सच बताया था कि ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। एंड जिसके बाद वो बंदा अपना हेड को निकालने लगता है एंड जिसे देखने के बाद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उन दोनों का फेस दिखाया जाता है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। एंड वो बंदा अगेन बोलता है एक मेरे जैसा हम शक्ल निकलना वो भी इस टाइम में, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। एंड देखने से ऐसा भी लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा शौक हो, जैसा कि मैं था पहली बार जब तुम्हारे बारे में सुना मैंने। एंड हमारे एमसी का रिएक्शन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। एंड हमारा एमसी भी लाइक हाँ लगता है कि जवानी में बापूजी ने काफ़ी सारे कांड कर दिए थे, बापूजी के कांड देखो एक सामने है। मैं जस्ट मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। एंड हमारे एमसी को इतना शौक देखने के बाद वो बंदा अगेन बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हें 2 दिनों में मार दिया जाएगा, फांसी में लटका दिया जाएगा। एंड हमारा एमसी बोलता है हाँ ये बात सही है। एंड वो बंदा अगेन बोलता है हाँ क्या ही तो खराब किस्मत है तुम्हारी, इसमें भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि दो इंसान एक ही फेस के साथ जन्म लिए, लेकिन फिर भी एक की डेस्टिनी में लिखा है कि वो नोबल मैन बनेगा एंड दूसरे की डेस्टिनी में लिखा है कि उसे मार दिया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ जो तुम्हारे लाइफ टाइम तक रहेगा, यानी कि तुम जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड ये अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरी जगह पर योनमुख फैमिली में जाना पड़ेगा। एंड मैं हूँ योनमुख फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, मेरा नाम है योनमुख। ऐसा नहीं बोला था कि डिटेल ऐसा होता है कि भाई तुम्हें बस मेरी जगह पे एक्ट करना है जैसा कि योनमुख एक्ट करता है, बस ऐसा लिखा होता है, मैंने बस थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, ठीक है। एंड जिसके बाद हमारा एमसी को भी चाहिए होता है एक अपॉर्चुनिटी, सेकंड चांस, इसलिए हमारा एमसी भी सोचता है हाँ एक अपॉर्चुनिटी। एंड इसके बाद वो यंग मास्टर अगेन बोलता है देखो तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ज़्यादा कुछ हार्ड काम करना पड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाके अपना मुंह बंद करना है, आपने मैनर्स में रहना है। तुम वहाँ पर जाने के बाद लजीज खाने खा पाओगे, तुम्हारे पास मेट्स होंगे आए एंड सोने के लिए काफ़ी अच्छा जगह होगा। एंड मैं एक बात बता दूँ तुम जिंदगी भर में भी ये सब चीज़ नहीं पाओगे जो तुम वहाँ पर जाने के बाद पाओगे। हाँ एंड ऑल्सो जब तुम एक काम ख़त्म कर लोगे हम तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा देंगे जिसकी मदद से तुम ये जगह को छोड़ सकते हो एंड अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकते हो। एंड इसके बाद सरगम बोलता है अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें एक खाना पड़ेगा। वो उसके सामने हमारे एमसी के सामने कुछ पिल जैसा कुछ दवा, ठीक है, पॉइजन है, ठीक है, देता है। एंड जिसे देखने के बाद हमारा एमसी भी बोलता है क्या एक पॉइजन है।
एंड वो सरगम अगेन बोलता है, क्या तुम हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सिंपली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे जिसको मार देने का ऑर्डर पास हो चुका है? लेकिन तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे एंड देन मैं तुम्हें एंटीट्यूड दे दूंगा। इसके बाद हमारा एमसी उस पिल को अच्छे से देखता है एंड उसको खाने के लिए अपनी मुंह आगे की तरफ करते हुए सोचता है, दादाजी मुझे एक और चांस मिला, एक और चांस जिसकी वजह से मैं उस आदमी को मार सकता हूँ जिसने आपको मारा था। ये बोलते हुए हमारे एमसी उस पिल को पूरी तरह से निगल लेता है एंड वो पिल निगलने के बाद हमारा एमसी उस यंग मास्टर की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, तो अब क्या तुम मुझे वो अपॉर्चुनिटी दोगे जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? एंड हमारा एमसी का इतना एक्साइटेड फेस एंड उसका डिसीजन देखते हुए और यंग मास्टर भी बोलने लगता है, हाँ तुमने काफ़ी अच्छा चॉइस लिया है। एंड अपने सरगम को इशारा देते हुए बोलता है, जाओ जाके उसका अक्यूपेंट्स खोल दो एंड उसका जंजीर भी खोल दो। एंड उसका सरगम भी उसका ऑर्डर मानते हुए आगे की तरफ जाके हमारे एमसी का जो भी अक्यूपेंट्स होता है उसको फिर से रिलीज कर देता है। एंड जब वो सरगम हमारे एमसी का हाथ खोल देता है एंड अक्यूपेंट्स खोल देता है, हमारा एमसी खड़ा होने के बाद अपना हाथ को चेकअप करता है एंड उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी होता है। एंड वो सरगम अपने यंग मास्टर से बोलता है, तो ठीक है मैं आपके लिए आगे का रास्ता चेक करूँगा, आप बस मेरे पीछे ही रहना। एंड इसके बाद वो सरगम आप बाहर जाते हुए कुछ चेक करता है, ठीक है आसपास कोई है या नहीं। यकीन करने के बाद वो पीछे की साइड मुड़ के बोलता है, चलो सब क्लियर है, अब मुझे फॉलो करो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि हमारे एमसी ने उसका लॉर्ड का सर पकड़ा है, लेकिन हमें फुल स्क्रीन में दिखाया जाता है उसने सर पकड़ा ही नहीं था। हमारे एमसी ने उस यंग मास्टर का सर पूरी तरीके से मोड़ दिया था, जिसे देखने के बाद वो सरगम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड हमारे एमसी को गाली देता है। लेकिन हमारे एमसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके लॉर्ड को ज़मीन में फेंक देता है एंड बोलता है, ओ डियर सरगम, अब तुम इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैंने एक ऐसे को मार दिया जो मेरा जैसा ही दिखता था एंड वो अभी जमीन में मरा पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म कर दे। या ख़त्म क्या भाई, ख़त्म हो चुका है। एंड चैप्टर 2 मैं लेकर आऊँगा कल। डेली में एक वीडियो ही अपलोड करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें क्या करना है पता ही होगा। एंड कोई नहीं बोलेगा कि भाई वीडियो इतना लंबा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कुछ स्किप नहीं किया। अगर तुम्हें पसंद आए तो क्या करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड मैं तुम्हें मिलूँगा दूसरी वीडियो में कल।